नमस्कार दोस्तों, एक पीएम इंडिया में आपका स्वागत है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा के साथ ही 14 राज्यों की 48 विधानसभा सीटों और 2 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है। इनमें उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव होना है। यहाँ बीजेपी चुनाव की तैयारियों के मामले में अन्य दलों से आगे दिख रही है। वहीं समाजवादी पार्टी के 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित किए जाने से कांग्रेस हैरान है। सपा और कांग्रेस दोनों इंडिया गठबंधन के सहयोगी हैं। यूपी में दोनों दलों ने लोकसभा चुनाव भी मिलकर लड़ा था और उसके अच्छे परिणाम रहे थे। अब उपचुनाव में ऐसा क्या पेच फंस गया है जो अखिलेश यादव को अपने सहयोगियों से बातचीत के बिना ही पार्टी के उम्मीदवारों की घोषणा करनी पड़ी? क्या ये दबाव की रणनीति है या इस हाथ ले उस हाथ दे का मामला है? उत्तर प्रदेश इन 9 सीटों पर क्या समीकरण बन रहे हैं? इन तमाम सवालों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार हरिशंकर जोशी। जोशी जी, देश के बड़े-बड़े अखबारों में काम कर चुके हैं। जोशी जी, एक पीएम इंडिया के मंच पर आपका स्वागत। प्रणाम। जोशी जी, इंडिया और एनडीए गठबंधनों का असली सत्ता संग्राम तो झारखंड और महाराष्ट्र में होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर भी उपचुनाव हो रहे हैं। इन उपचुनावों को करीब 2 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि लोकसभा के पिछले चुनावों में जो भारतीय जनता पार्टी को सुपड़ा साफ करने में कहिए या 272 से नीचे के 240 तक खींचने में जो योगदान था, वो सर्वाधिक योगदान उत्तर प्रदेश से था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर की स्थापना के बाद ये मानती थी कि अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा जो प्रभु श्री राम की हमने की है, उसके सहारे न केवल पूरे उत्तर प्रदेश में हमारी आंधी चलेगी, बल्कि पूरे देश में इसका असर होगा और राम के नाम पर हम बैतरणी पार कर जाएंगे। तो राम के नाम का सहारा था, प्लस उनके पास जो बल है सत्ता का, जो बहुत सारे असर दिखाता है, वो था। लेकिन उसके बाद भी उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन ने उसको ब्रेक लगा दिया। अब यहाँ आप देखिए कि 9 सीटों पर 10 सीटें खाली हैं। 9 सीटों पर चुनाव जो है वो घोषित किया है कल चुनाव। अयोध्या की एक पर नहीं हो रहा है, एक बंगाल की है, लेकिन उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक सीट है। वो सीट है मिल्कीपुर की, और मिल्कीपुर जो है वो अयोध्या की संसदीय सीट में आती है, संसदीय क्षेत्र की सीट है। ये आती है और यहीं से अयोध्या के जो वर्तमान सांसद हैं, वो अयोध्या के वर्तमान सांसद वहां से मिल्कीपुर से विधायक थे। तो ये एक उसका है। तो मिल्कीपुर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए नाक का सवाल है। वो इसलिए है कि क्योंकि वो मतलब ये एक बात है कि राम जी ने उन्हें श्राप दे दिया लोकसभा में। तो वो जो सब जगह एक नैरेटिव फैला हुआ है, उसमें मिल्कीपुर जो है जीतकर वो कहते नहीं, राम का आशीर्वाद हमने पुनः प्राप्त कर लिया। मिल्कीपुर योगी जी के भविष्य पर भी मतलब एक सवाल है। और मिल्कीपुर ही नहीं बल्कि 10 सीटें जो उपचुनाव होने हैं, उनमें फिलहाल 9 के घोषित किए हैं। ये चुनाव जीतना योगी जी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी योगी जी को देख नहीं पा रहे हैं, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, और वो वीटो पावर पर चल रहे हैं। वीटो पावर नागपुर की है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वीटो पावर पर वो है, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक सपना है कि हमारे एक ऐसा प्रधानमंत्री हो जो भगवा पहनता हो, जो कट्टरपंथी हो, जो हिंदुओं की रक्षा करने का मतलब रखता हो, तो वो ऐसे हिंदुओं को जो मजबूत करे। हाँ, तो वो उनके वो सपनों का प्रधानमंत्री है योगी। और मोदी जी के लिए ये है कि वो जब भी विदा हो तो वो अपनी राजगद्दी अपने अनुज अमित शाह को सौंप कर जाएं। तो ये एक सत्ता संग्राम उधर भी है।
अब ये 9 सीटों पर चुनाव होने हैं। आपने जो अपनी भूमिका में 2 बातें बड़ी महत्वपूर्ण कही, उसमें से पहली बात जो है वो ये है कि जी इस हाथ दे उस हाथ ले। सपा जी ने 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। जी देखिए, ऐसा है कि ये देखने का एक नजरिया है कि आधा गिलास भरा हुआ है या आधा गिलास खाली है। जी हरियाणा चुनावों में अखिलेश यादव ने कांग्रेस से अहिरवाल क्षेत्र में इच्छा प्रकट की थी कि जी वो अगर देना चाहें तो दे दें, लेकिन भैया आपके एक अड़ियल नेता हैं, वो जी एरोगेंट है, एरोगेंसी है उनमें, हुड्डा साहब। हालांकि उन्होंने कांग्रेस को बहुत ऊंचाइयों तक ले गए, निसंदेह उन्होंने कांग्रेस के लिए बड़ा काम किया है वहां पर, लेकिन उन्होंने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये थोड़ा देखिए जी अहम और बहम होता है ना, वो स्थिति एक आ गई। इसी तरह आम आदमी पार्टी के साथ भी हुआ। तो आम आदमी पार्टी को तो निश्चित तौर पर जो वोट मिले हैं वो 1.26% के आसपास शायद है। मैं गलत कह रहा हूं तो आप करेक्ट कर दीजिएगा, क्योंकि हरियाणा के तो आप विकिपीडिया हैं, तो जी हरियाणा पीडिया हैं आप, तो आप, हाँ हरियाणा पीडिया हैं आप, तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा अगर मैं कहीं गलती कर जाऊं तो इसमें आप देखिए कि वो सीटें नहीं दी गई, और लेकिन उसके बावजूद भी अखिलेश यादव ने, डिंपल यादव ने और बाकी तमाम नेताओं ने कहा कि जीत एकमात्र लक्ष्य है हम लोगों का। जी भारतीय जनता पार्टी को हराना एकमात्र लक्ष्य है इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों का। सीट जी इंपॉर्टेंट नहीं है, जीत इंपॉर्टेंट है। ये बात उन्होंने कही, सीट इंपॉर्टेंट नहीं है, जीत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आज भी उत्तर प्रदेश में सीट इंपॉर्टेंट नहीं है, जीत इंपॉर्टेंट है। जी अखिलेश यादव ने जो बात कही थी वही बात कांग्रेस को अब दोहरानी पड़ेगी वहां पर। जी नंबर 1। नंबर 2, इसमें एक पेच और है। देखिए, आप अखिलेश के बयानों को फॉलो करते हो तो आपने, जब उन्होंने ये कहा कि साहब इंडिया गठबंधन टूट गया, गोदी मीडिया ने नैरेटिव फैला दिया कि बिना मंत्रणा के अखिलेश यादव ने तानाशाही दिखा दी, 6 सीटें घोषित जी कर दी, ये हो गया, अब ये सपा और कांग्रेस की राहें अलग अलग हो गई। तो अगले जी ही दिन अखिलेश ने मीडिया को एक बाइट दी। मीडिया ने जब ये सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन में जैसे था वैसे है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेंगे। जी एक बात उन्होंने कही। दूसरी बात, जी उन्होंने कहा कि हमारी ऊपर बात हो गई थी, उसके बाद हमने ये लिस्ट जारी की है। जी यानी कि अखिलेश यादव ने मल्लिकार्जुन खड़गे या राहुल गांधी या जो भी व्यक्ति रहा होगा उससे बात करने के बाद, और खासतौर से सब जानते हैं खड़गे, राहुल गांधी, वेणुगोपाल और सोनिया गांधी जी, इनकी सहमति से बात वहां चलती है। राहुल गांधी ने कह दिया होगा कि ठीक है आप कर लीजिए, राहुल गांधी से बात हुई होंगी, तो वहां जी पर उन्होंने 6 सीट घोषित कर दी। एक चीज और जी नहीं भूलनी चाहिए सर, कि जी समाजवादी पार्टी 6 सीटों पर विजयी रही थी 2022 के चुनावों में। जी तो अपने जीती हुई सीटों पर, जिन पर वो जीत चुकी है, उस पर तो वैसे भी कोई फार्मूला बनता नहीं है, हाँ नहीं, उस पे तो किसी का दावा बनता नहीं है आमतौर पे उस पर किसी का दावा जीतने में। बनता नहीं है। बाकी इसका 4 मतलब सीटें ये हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो है कांग्रेस, ये एनडीए गठबंधन, इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है। सीटें जो हो वो बातचीत करके ही घोषित की गई हैं। मीडिया में जो प्रचार हो रहा था वो दुष्प्रचार था। यही हाँ, कह निश्चित कह तौर रहे हैं पर ना? वो अभी भी हो रहा है, वो तरह तरह का हो रहा जी है। जैसे आज सुबह मैं देख रहा था, एक चैनल गोदी मीडिया का बड़ा चैनल है, बड़ा भक्त चैनल है, और सारा पैनलिस्ट भी वही बैठे हुए थे। अब वो चला रहा जी था कि फारूक, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस में गठबंधन टूटा, जी ब्रेकिंग चला रहा था, हेडिंग लगाया हुआ था, अंदर क्या बोल रहे थे नहीं बोल रहे थे, लेकिन उसका शीर्षक और वो थंबनेल वही बता रहा था। तो अब
इस तरह के प्रचार जो है, कुप्रचार जो है, भाजपा के गोदी चैनल और आईटी मीडिया करते रहे हैं और करते रहेंगे, आगे और भी ज्यादा गति से करेंगे। जोशी जी, एक चीज बहुत जी साफ है, जी एक चीज ये साफ है धनखड़ साहब की, ये जो समाजवादी और कांग्रेस का गठबंधन है वहां पर, वो जी एक दूसरे को ऑक्सीजन देता है। जी ऑक्सीजन कैसे देता है कि समाजवादी पार्टी हो, उसके पास में यादव वोट जुड़े हुए हैं, मुस्लिम वोट टर्नआउट करता रहा है, वो कभी सपा पर कभी बसपा पर, और बीच में उसने पतंग पर भी डाल दिया एक बार, समाजवादी पार्टी के तमाम सारे मेयर के इलेक्शन में हरवा दिए। वो समाजवादी पार्टी से रुष्ट था और इस बार वो लोकसभा चुनावों में कांग्रेस के पक्ष में था। तो कांग्रेस के साथ आ जाने से मुस्लिम वोट जो है वो विभाजित नहीं हुआ और मुस्लिम वोटों की संख्या उत्तर प्रदेश में अच्छी खासी है, वो कई सीटों पर निर्णायक भूमिका में है, तो वो विभाजित नहीं हुआ। ये एक मतलब बड़ी बात है। और दूसरी बात ये है कि जो दलित वोट है वो भी पिछली लोकसभा चुनावों में इंडिया अलायंस पर उसका एक बड़ा प्रतिशत आया। मायावती तो 0 हो गई वहां पर, और सिर्फ एक चंद्रशेखर आजाद जीते वहां। वो इसलिए जीते क्योंकि वो बहुत कई सालों से वहां पर उस सीट पर मेहनत कर रहे थे, नंबर 1। दूसरी बात, अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी ने जो प्रत्याशी वहां पर दिया था वो एक नौकरशाह रहा है और वो बहुत कमजोर प्रत्याशी था। वो निश्चित तौर पर वो चंद्रशेखर से उनके गठबंधन की बातचीत भी चल रही थी। अखिलेश यादव चाहते ये थे, बात यहां तक पहुंच गई थी कि आप तो लड़ लो अपने सिंबल पर, चलो बाकी के जो आप 3 सीट मांग रहे हो वहां की, वो हमारे सिंबल पर लड़ेंगे। उसकी वजह है क्योंकि जो उनके सिंबल पर, जैसे रालोद के सिंबल पर समाजवादी पार्टी ने सिवाल खास कॉन्स्टिट्यूएंसी से विधानसभा में, जो सिवाल खास कॉन्स्टिट्यूएंसी है मेरठ में पड़ती है, उससे जो लड़ाया कैंडिडेट, वो समाजवादी पार्टी का एमएलए था, लेकिन उसे लड़ाया रालोद के सिंबल पर। इसलिए क्योंकि रालोद जो है वो उसको जो उसका मान्यता है वो छीन सकती थी, एक वोटों का प्रतिशत, और उनको कुछ वो चाहिए था, न्यूनतम शर्तें चुनाव आयोग की थी, कुछ पूरी नहीं हो रही थी, तो कई जगह उन्होंने मदद की अखिलेश यादव ने इस तरीके से। लेकिन जब वो मतलब रात में अचानक एक दिन सुबह उठे और उन्हें मोदी के चेहरे में अपने दादा चौधरी चरण सिंह के तस्वीर दिखाई देने लगी, अक्ष दिखाई देने लगा, परछाई दिखाई देने लगी, बोले मैं जब देखता हूं तो मुझे अपने दादा दिखाई देते हैं। जैसे चंदन तस्कर वीरप्पन की बेटी को भी मोदी में अपने पापा की शक्ल दिखाई देती है। हाँ सर, वो देखिए सर, वो राजनीति, वो वैसे वीरप्पन थे, ये राजनीति के वीरप्पन है, वो रॉबिन हुड थे, ये राजनीति के रॉबिन हुड है, तो वो दिखाई दे सकता है। लेकिन सर क्या बात है, आप सोचिए कि किस तरीके से, मतलब चौधरी चरण सिंह जिन मूल्यों और सिद्धांतों के लिए लड़ते रहे, अगर वो कहीं बैठ के सुन रहे होंगे, अगर कोई स्वर्ग जैसी चीज या भगवान के श्री चरणों में बैठे हुए होंगे, या मतलब वो कहीं और किसी जगह से अगर उनको ये बात सुनाई दी होगी तो बड़ा रोए होंगे कि बताओ, मैंने मतलब बेटा तो बेटा, पोता भी मेरा नाम मिट्टी में मिला गया। बिल्कुल सोचा होगा सर उन्होंने, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और लोगों में बड़ी अजीबोगरीब प्रतिक्रिया थी। और वैसे भी जो जाट वोट है वो 2013 के दंगों के बाद भारतीय जनता पार्टी के पास छिटक गया था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, तो ये एक था। तो ये अब इन्होंने बड़े चालाकी से, भारतीय जनता पार्टी काम करती है, तो जो दलित वोट है, दलित वोट जो कांग्रेस को मिला लोकसभा में, वो दलित वोट सर बहुत मायने रखता है। वो मिलता है राहुल गांधी के नाम पर,
क्योंकि जी देखिए यादव और जाट अपने अपने क्षेत्रों की दबंग जातियां हैं, जी दबंग किसान हैं, जमींदार हैं। आप जानते हैं किस तरह से इनकी आंखों के इशारे पर दूसरे लोग नाचा करते हैं, जो कमजोर वर्ग के हैं, वंचित हैं, शोषित हैं। वो किस जी तरीके से उनमें उनकी कुंठा आप समझ सकते हैं। सदियों से जिन्होंने प्रताड़नाएं सही है, या दास्ता सही है, या घुड़कियां सही है, या जो भी कहिए, तो वो निश्चित तौर पर बीजेपी वो उनके बीजेपी साथ जो नहीं है, जाते हैं। जी बीजेपी जो है वो प्रतीकों के सहारे लड़ती है, प्रतीकों का इस्तेमाल बखूबी करती है। जैसे अभी आप देखिए कि कल 17 तारीख को जो है वो हरियाणा में तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवाएगी बीजेपी, यानी एक तरह से तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है और मौका चुना है अंबेडकर जयंती से संबंधित। तो वहां भी दलित को प्रभावित करने की, एक मैसेज देने की कोशिश जो है वो बीजेपी की तरफ से होगी। थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो यूपी में समाजवादी पार्टी और नहीं, भाजपा के मैं बीच। इसी बात को अपनी बात पूरी कर दूं यहीं पर, उसके बाद मैं आपका जी दूसरा सवाल लेता हूं, माफी चाहूंगा। तो जो दलित जी वोट है, वो दलित वोट पड़ा राहुल गांधी की वजह से। आज देश में जी सबसे बड़े दलित नेता के तौर पर अगर कोई व्यक्ति स्थापित है, तो वो राहुल जी गांधी है, आप ये तय मान लीजिए। जी आप मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो चेतराम मोची के यहाँ भी मिलते हैं, जूते सिलते जी हुए दिखाई देते हैं। वो नाई के यहाँ बाल कटवाने जाते हैं, तो वो वहां एक सामान्य व्यक्ति बनकर जाते हैं। इस तरीके से उन्होंने जो एक विश्वसनीयता और विश्वास अर्जित किया है, तो एक झुकाव उसका हुआ है। यही कारण है कि बाकी जो पार्टियां हैं उनके वोट कम हुए हैं। तो जी ये गठबंधन मजबूरी है, ये मजबूरी बनी रहेगी, और ये गठबंधन एक दूसरे को ऑक्सीजन देता रहेगा। और ये गठबंधन हटते ही सबको नुकसान होगा, दोनों पार्टियों को, इंडिया जी। गठबंधन को नुकसान होगा जी। इसका मतलब ये हुआ कि गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। जो लोगों को ये अनुमान है कि घटक दल जो है, इंडिया के घटक दल कांग्रेस को दबाने की नीति पर चल रहे हैं, उसपे क्या कहेंगे आप? नहीं सर, देखिए ऐसा है कि कहीं कोई आज की तारीख में किसी से दबता नहीं है। हर व्यक्ति ये चाहता है मुझे कुछ ज्यादा मुनाफा हो जाए। जी जैसे मतलब हर चीज में चाहता है, आदमी की चाहत बड़ी अजीबो गरीब होती है। मैं चाहता हूं मेरा बेटा तो आईएएस बन जाए, और धनखड़ जी का बेटा जो है वो भगत सिंह बने। जी एक भगत सिंह चाहिए देश को। लेकिन जी मैं जी मतलब चाहता ये हूं कि मेरा बेटा तो आईएएस बन जाए, मेरा बेटा सीए बन जाए, मेरा बेटा इंजीनियर बन जाए। लेकिन एक भगत सिंह चाहिए, वो धनखड़ के आप जरूर पैदा हो। सर जी ये एक है। और हर आदमी ये चाहता है कि मुझे ज्यादा मिले, मुझे ज्यादा मुनाफा ज्यादा। हो। तो ये जी एक कॉमन बात है। लेकिन एक टेबल पर बैठकर, ये जैसे प्रवृत्ति महाराष्ट्र है। का भी है, वहां पर 188 का एक फार्मूला है। जी शिवसेना कांग्रेस कुछ ज्यादा चाहती है, शिवसेना कुछ ज्यादा चाहती है। तो ये ऐसी जी कोई ऐसी बात नहीं है। ये नेगोशिएशन टेबल पर बातें खत्म हो जाती हैं, लगभग तैयार है। ये लोग बताते नहीं है। ये मामला, गठबंधन वाला मामला, कहीं पर जैसे हेमंत सोरेन का झारखंड में है, कोई डिस्प्यूट नहीं है सर वहां पर, बिल्कुल मामला साफ है। ऐसे ही जी समाज कांग्रेस, अगर मेरी राय ये है, उसे सिर्फ एक सीट पर चुनाव लड़ना चाहिए। हम्म मेरी राय ये है, एक या दो अ, सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। मेरी राय ये है। उत्तर प्रदेश जी में फिलहाल आज की स्थिति में, और वो मैं बता रहा हूं, वो गाजियाबाद की सीट मिलेगी, हारने के लिए मिलेगी। जी अ, आगे बढ़ते हैं। जी अ, उत्तर प्रदेश में सीधा मुकाबला दिखाई देता है भाजपा और अ, समाजवादी पार्टी के, और बीजेपी के पक्ष में एनडीए गठबंधन के छोटे छोटे घटक दल सहायक की भूमिका में दिखाई देते हैं। क्या इंडिया गठबंधन के घटक भी सपा के सहायक की तरह नजर आएंगे? सर, ये भी हो सकता है कि एनडीए के जो छोटे छोटे घटक दल हैं, वो इस बार आपको अखिलेश यादव की मदद करते हुए पर्दे के पीछे से या पर्दे के आगे से दिखाई दे। जी ये भी संभावना है। देखिए, है क्या कि उनके जो घटक दल है उसमें निषाद पार्टी है। निषाद जी पार्टी 2 सीटें मांग रही थी, लेकिन जी भारतीय जनता पार्टी उन्हें नहीं दे रही है 2 सीटें। उन्होंने गठबंधन में सिर्फ घोषणा कर दी है कि वो जी एक सीट आरएलडी के लिए छोड़ रही है, मीरापुर की। इसके जी अलावा वो कोई और सीट नहीं छोड़ रही है।
तो बाकी सब अच्छा, सीटों पर एक वो स्वयं लड़ेंगे। तो अब जी निषाद पार्टी जो है वो उनका घटक दल है। ऐसे ही जी एक और बड़बोले नेता है, बहुत सारे छोटे छोटे हैं। अभी अभी देखिए सर, ये जब तक कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाए दोनों पार्टियों के, उसके बाद फिर आप देखिएगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। मतलब यानी 6 सीटें समाजवादी पार्टी अपनी बचा पाती है और उन 4 सीटों में से 1 2 3 कितनी ले पाती है? 9 सीटों पर है फिलहाल, रालोद बिल्कुल रालोद को नहीं है। 2 सीट दी है। रालोद को दो एक रालोद एक के लिए एक 2 सीट सीट दी एक है। सीट दी है सर, एक एक सीट, एक सीट। अ, वो कौन सी सीट है? मीरापुर सीट दी है सिर्फ। मीरापुर का क्या गणित बनता है? हाँ सर, मैं मीरापुर का गणित आपको बता देता हूँ। देखिए ऐसा जी है कि जो मीरापुर है वो बिजनौर लोकसभा क्षेत्र की सीट है। जी और ये जो सीट है 2008 में परसीमन हुआ था, उसके बाद जी अस्तित्व में आई थी। मीरापुर बिजनौर जिले में नहीं आता है, वो आता जी है मुजफ्फरनगर जिले में। तो पहली बार जी 2012 में यहाँ पर विधानसभा चुनाव हुआ था। और 2012 में पहले चुनाव में यहाँ पर बसपा जीत गई थी और जी बसपा ने रालोद को हराया था। ये बड़ी मतलब खास बात है कि यहाँ पर पहली बार इस सीट के बनने के बाद रालोद वो बसपा जीती थी और रालोद हार गई थी। तो जी ये इस माहौल में अगर आप देखें तो 2017 के विधानसभा जो चुनाव हुए थे उसमें 2013 का असर था। 2013 जी में जो दंगा हुआ था उसमें भारतीय जनता पार्टी जीत गई थी, अवतार सिंह भड़ाना यहाँ से जीत गए थे और उन्होंने कमल खिला दिया था। जी तो ये 2012 में जो हुआ वो बसपा यहाँ से विजयी हुई और 2017 में यहाँ से कांग्रेस जीती। लेकिन उसके जी बाद में 2000 और हाँ, जीत का अंतर जो था वो बड़ा महत्वपूर्ण है सर। जीत का जो जी अंतर था वो महज आप समझिए कि तकरीबन 192-93 वोट का कोई अंतर रहा होगा, इतना ही था। जी मतलब 200 से नीचे ही नीचे था। वो जी 193 वोटों का अंतर था। तो ये जी 193 वोटों से अब वो जीते थे सर, है ना। और सपा और बसपा के बीच अल्पसंख्यक वोटों का बंटवारा भी उसकी एक वजह बना था जब वो जीत गए थे। तो जी अब अवतार सिंह भड़ाना की कह रहा हूं, मैं माफी चाहूंगा सर, मैं कंफ्यूज हो गया था। अवतार सिंह भड़ाना जो है जब 2012 में बसपा जीती, 17 में वो जीते और 17 में 193 वोटों से अवतार सिंह भड़ाना जीते। अवतार जी सिंह भड़ाना से आप भली भांत वाकिफ हैं कि वो किस तरह से चुनाव लड़ते हैं और क्या क्या उनके होते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो ये और वोटों का बंटवारा एक कारण वहां पर बना था। अब क्या है सर कि इस सीट पर उसके बाद में फिर से आरएलडी ने पताका फहराई और आरएलडी जी और सपा ने मिलकर चुनाव लड़ा। जब जी आरएलडी और सपा ने मिलकर चुनाव लड़ा इस सीट पर तो 27,000 वोटों से चंदन चौहान जीते और चंदन जी चौहान ने ये सीट छोड़ी और वो लोकसभा चुनाव लड़े भारतीय जनता पार्टी और लोकदल के गठबंधन से। जी वो विधानसभा जीते थे समाजवादी पार्टी और लोकदल के गठबंधन से आरएलडी ने जीती थी और जी विधान संसदीय सीट जो जीती वो कमल जो खिला वहां वो भारतीय जनता पार्टी और रालोद के आरएलडी के ने मिलकर जीती वो सीट, वहां पर उनका गठबंधन था। तो वो चंदन चौहान जो है लेकिन विधानसभा 27,000 वोटों से जीते थे। जी अब वो सांसद बन चुके हैं। मीरापुर में उपचुनाव का अखाड़ा सजने लगा है और इस जी सीट पर अभी हलचल तेज है। इसमें खास बात है कि 2 मुस्लिम कैंडिडेट घोषित हो गए हैं। अभी किसी का कैंडिडेट वैसे आधिकारिक तौर पर घोषित नहीं हुआ है, लेकिन 2 मुस्लिम कैंडिडेट घोषित हो गए हैं। एक बहुजन समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम वोट उतारा है और एक जी आजाद चंद्रशेखर पार्टी जो है उसने भी मुस्लिम कैंडिडेट उतारा है। यानी 2 जी कैंडिडेट मुस्लिम हैं और दोनों, एक बहुजन समाजवादी पार्टी ने और एक चंद्रशेखर आजाद पार्टी ने ये उतारा है।
और हरियाणा में ये दोनों पार्टियां किस तरह बीजेपी का साथ देने के लिए गठबंधन इनेलो से और जेजेपी से किए थे, ये आप जानते हैं, पूरा देश जानता है। तो इनका यहाँ पर मुस्लिम वही फार्मूला है कि मतलब मुस्लिम जो है वो वोटों का वहां पर ध्रुवीकरण हो जाए, क्योंकि ये 3,23,000 करीब यहाँ पर वोट हैं, और मुस्लिम और पिछड़ा वर्ग जो है यहाँ पर ओबीसी और मुस्लिम बराबर बराबर के वोट हैं इस सीट पर, और ये मतलब किसी भी प्रत्याशी की जीत हार में अहम भूमिका निभा सकते हैं। और मायावती की बसपा और चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी दोनों का रोल जो है वो बीजेपी के सहायक के रूप में रहेगा। हाँ, मीरापुर में, जी हाँ, जी हाँ। अब ये है कि वो सहायक कितना वोट काट पाते हैं, कितना नहीं काट पाते हैं, क्योंकि 38% यहाँ पर पिछले हैं और 37% जो है मुस्लिम है, और ओबीसी 38% है, मुस्लिम 37% है, और मतलब 19 और सामान्य 5% के करीब है, दलित 19% है इस सीट पर। तो एक मामला है दलित का 19% वोटों का, और एक 5% और है। तो इस तरह से ये मुकाबला रोचक होगा, और मुस्लिम वोट बड़े निर्णायक वोट होंगे। पहले ही मुस्लिम वोटों के लिए इन्होंने खड़ा कर दिया है, और दलित वोट जो हैं वो निश्चित तौर पर उसके लिए मायावती और कांग्रेस के बीच जंग होगी। जी, मायावती का पलड़ा दलित वोटों में वहां पर भारी रहेगा। जी, देखा जाए तो यूपी में दोनों गठबंधनों, इंडिया भी और एनडीए गठबंधन, दोनों की ही प्रतिष्ठा दांव पर है और दोनों के बीच ही मुकाबला होना है। क्या लग रहा है आपको, कौन भारी पड़ सकता है? देखिए, निश्चित तौर पर आज की तारीख में अगर देखें तो बहुत सारी सीट, देखिए मिल्कीपुर से वो भाग गए। जी, मिल्कीपुर में चुनाव नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वहां के बीजेपी विधायक ने एक पिटीशन हाईकोर्ट में डाला हुआ है, जिसका आधार लेकर चुनाव आयोग ने उस सीट की घोषणा नहीं कर दी। अब जब कल मिल्कीपुर ट्रोल होने लगा कि मिल्कीपुर से डर के भाग गए, तो फिर वो आज अपनी याचिका वापस लेने जा रहे हैं। तो अब पता नहीं कि बीच में वो उसका चुनाव घोषित करते हैं किसी तिथि पर, उपचुनाव, उसके लिए कोई नोटिफिकेशन अलग से जारी करते हैं, नहीं करते हैं, ये अभी भविष्य के गर्भ में है। तो मिल्कीपुर का मामला तो यहाँ है। और दूसरा ये है कि जैसे बहुत 6 सीटें हैं, जैसे करहल है, वो समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती है। तो इन 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी बहुत साउंड पोजीशन में है। ऐसी स्थिति में जो पुराना स्कोर है 6-4 का, 6-4 में नहीं बल्कि 5-4 का स्कोर है, क्योंकि एक सीट हटा दें, नौवीं उनके पास जो थी वो भी समाजवादी पार्टी के पास थी, उस पर चुनाव नहीं हो रहा है। 6 सीटें टोटल, इनमें से 10 सीटों में से समाजवादी पार्टी के पास थी। तो अब 5 सीटें समाजवादी पार्टी को अपनी बचानी है, और 4 सीटें जो हैं वो अन्य को बचानी है। ये सीधा सीधा सा गणित है। 4 सीटें बीजेपी बचा पाती है, नहीं बचा पाती है, पहला सवाल। उन 5 में से कुछ ले पाती है या नहीं ले पाती है, योगी जी की प्रतिष्ठा का सवाल है, ये दूसरा सवाल। और दूसरा, 4 सीटों में से भी इंडिया गठबंधन कितनी और खा जाता है, जैसे मीरापुर है, जैसे 1-2 सीटें और हैं, मतलब जो बहुत रोचक और कड़े मुकाबले में रहेंगी। इन सब के बाद में तय करेगा कि ईवीएम की बैटरी कितने प्रतिशत मिलती है मतगणना के दौरान। हाँ, ये भी तय करेगा सर, ये भी बड़ी बात है, फैक्टर को भी नहीं भूलना चाहिए सर। मैं तो नहीं भूल रहा हूं, क्योंकि जिस तरीके से कल चुनाव आयोग ने कहा कि नॉनसेंस है ये, 8:10 से मीडिया ने पोल के रुझान दिखाना शुरू, चुनाव के रुझान दिखाना शुरू कर दिए। ये नॉनसेंस है। 8:30 बजे तक तो गिनती शुरू नहीं होती है। अब सर, आपने, चुनाव आयोग ने खुद अपने सर्कुलर में 8 बजे का टाइम दे रखा है, तो आप अब कैसे कह सकते हो कि 8:30 बजे होती है? मतलब आप पूरे गोदी मीडिया को वो नॉनसेंस बता रहे हैं, उसकी मजबूरी है, खाता मुंह है, झुकती आंखें हैं, वो चुपचाप गर्दन लटका के सुन रहा है, प्रतिरोध भी नहीं कर रहा है, कह रहे हैं, और फिर वाह कर रहा है उसकी बात पर
कि देखा कैसे जी क्लीन बोल्ड किया चुनाव आयोग ने। ऐसे जी ईवीएम पर सारी चीजें समझा दी उन्होंने, सारी टेक्निकलिटी समझा दी, लेकिन जी वो 99% वाला मामला एक्सप्लेन नहीं कर पाए। जी और अभी एक मामला और है जो अभी सामने आना है कि 35 मिनट तक ईवीएम सीसीटीवी के आंखों से, मतलब कैमरे से ओझल रही। जी 35 मिनट का फुटेज बीच में नहीं है। वो 35 जी मिनट लाइट नहीं थी वहां पर, जी स्ट्रांग रूम में लाइट नहीं थी। देखिए ऐसा है, अगर ये है तो ये बहुत बड़ी गड़बड़ है। इस जी आप आज आज सीसीटीवी जो कैमरे हैं वो नाइट विजन वाले हैं। और हम्म, जब इतनी, मतलब जहां देश का लोकतंत्र मतलब रखा गया हो, सुरक्षित रखा गया हो, जी लोगों के वोट सुरक्षित रखे गए हों, वहां पर जो डीवीआर है, जिससे कनेक्शन जुड़े हुए होते हैं, उस पर क्या यूपीएस या इन्वर्टर का बैकअप नहीं होगा? जी, सोचने की बात है। और लाइट सही चली बात। गई तो अंधेरा हो जाएगा, लेकिन वो कैमरे फिर भी काम करते रहेंगे, क्योंकि नाइट विजन कैमरे हैं आजकल। और नाइट विजन तो कैमरे नहीं लगाए थे आपने, ऐसे कैमरे लगाए थे जिसमें कुछ दिखाई ना दे अंधेरा होते ही, तो बात अलग है, आपकी मंशा है। तो ये जी बहुत सारे सवालों के जवाब अभी अनुत्तरित हैं। अभी जी वीडियो फुटेज मांगी है महमूद प्राचा ने, वो उनको मिल जाए, उसमें से क्या चीज निकलेगी क्या नहीं निकलेगी कह नहीं सकते हैं अभी। मतलब ईवीएम को वो कह रहे हैं कि 100% गोल्ड है, कैरेट का गोल्ड है, लेकिन सर ये तो तभी तय होगा ना जब एक भी नागरिक के मन में अगर कोई शंका बसती है, जी उसका निदान जब तक नहीं हो जाता, तो ये जी फैक्टर तो काम करेगा। दूसरा एक फैक्टर और है, वो कल मतलब 2-3 दिन पहले आपने देखा कि माँ दुर्गा के नाम पर जिस तरीके से उसके जुलूस में उनके भक्त माँ बहन की गालियां बक रहे थे दूसरे जी समुदाय के लोगों को, क्या मतलब ये स्तुति करने आए थे? क्या ये भक्त थे? क्या ये जी हिंदू है? क्या ये सनातन ये धर्म सिखाता है? ये और ये जिस ये तरीके तो से ये तो जो कुछ वीडियो वैसा ही आए हैं, मामला है। ये तो हाँ वैसा ही मामला है जैसे 2 साल 1.5 साल पहले हरियाणा में जो मेवात में जो शोभा यात्रा जी निकाली जा रही थी और उस जी पर जब दंगा हुआ तो सांसद राव इंदरजीत सिंह जो कि राज्य मंत्री हैं केंद्र में, उन्होंने सवाल उठाया था कि शोभा यात्रा में हथियार लेकर कौन चलता है, शोभा यात्रा में हथियार लेकर कौन चलता है। तो ये वैसा ही कुछ मामला है कि गालियां देते चलेंगे और भक्ति भी करेंगे, यानी एक को गाली देंगे और दूसरी तरफ भक्ति करेंगे। ये बड़ा अजीब सा मामला जो आजकल उभर के आ रहा है। जोशी जी, हरियाणा विधानसभा के चुनाव में बीजेपी के बहुमत के साथ तीसरी बार जीत का असर उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर भी पड़ेगा। नहीं नहीं, उसका उसका कोई असर पड़ेगा नहीं। जी हरियाणा का कोई असर पड़ेगा नहीं, बल्कि जो आरोप लग रहे हैं उसका रिवर्स इफेक्ट तो हो सकता है। जी हरियाणा की जो भाजपा की तीसरी बार की जीत है उसका रिवर्स इफेक्ट हो सकता है। वो रिवर्स इफेक्ट ये हो सकता है कि जो वोट कटुआ खड़े हुए हैं वहां पर, जी उनको निलबटे सन्नाटा कर दे जनता, जी ये वोट असर हो कटुओं का। सकता है। जी लेकिन हाँ देखिए, मुकाबला रोचक होगा, रोमांचक होगा, कड़ा होगा। और कुछ सीटों पर स्पष्ट तौर पर मैं अभी भी समाजवादी पार्टी की जीत देख पा रहा हूं। और कुछ सीटें ऐसी हैं जहां भारतीय जनता पार्टी को मैं एज दे पा रहा हूं। लेकिन जी एक आध सीट पे मैं स्पष्ट तौर पर मैं देख पा रहा हूं। लेकिन बहुत सारी सीटें ऐसी हैं कि जो ये मुकाबला जो है वो निश्चित तौर पर अखिलेश के लिए भी एक बड़ी चुनौती है, और योगी जी के राजनीतिक भविष्य के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। तो ये जी कैसा होगा मुकाबला, अभी कुछ दिन बाद कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाएं, जरा मैदान सज जाए, दिवाली निकल जाए, प्रचार में थोड़ी तेजी आए और जनता का जी रुझान पता चले, जब हम लोग सड़क पर निकलेंगे, मोहल्लों में निकलेंगे, लोगों से बात करेंगे, तो अगली जी चर्चा हम करेंगे। तब ये सब बातें उसमें करेंगे, करते रहेंगे। अब उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर चर्चा आपके साथ। जोशी जी, आपने बाखूबी उपचुनाव को लेकर यूपी में हो रही राजनीतिक उठापटक और हलचल की जानकारी दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यूपी में सही मायने में
मुकाबला समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच ही होना है। बाकी किसी अन्य दल की बीजेपी के सामने कोई हस्ती नहीं। सपा भी तभी कड़ी टक्कर दे पाएगी जब वह इंडिया गठबंधन एकजुट होगा। कांग्रेस के साथ सपा का इस हाथ ले उस हाथ दे वाला संबंध है, यानी कांग्रेस को यूपी में सीटें चाहिए तो सपा को महाराष्ट्र में सीटें देनी हो। इस वीडियो में इतना ही। जल्द फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे और विश्लेषण लेकर। नमस्कार। नमस्कार।